ओके जी, लास्ट क्लास में सबसे पहले बात शुरू करते हैं जनाब अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब जैसा कि जानते हैं कि फिजिक्स की हमारी जो है वो क्लास है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 11 हीट, इसका नाम है जनरल गैस इक्वेशन। हम पढ़ रहे थे, कुछ चीजें हमने कर ली थी, जल्दी जल्दी गो थ्रू शॉर्टकट पे कर लेते हैं। बहुत डिटेल से लास्ट क्लास में किया हुआ था, तफसील में जाऊंगा नहीं। जनरल गैस इक्वेशन कॉम्बिनेशन है बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ का। बॉयस लॉ लिखा, चार्ल्स लॉ लिखा हमने जनाब अली। और हमने जब दोनों बॉयस लॉ था, रिलेशन था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। चार्ल्स लॉ हमने लिखा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, दोनों को कंबाइन किया था। V इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P हमारे पास हो गया था, PV इज प्रोपोर्शनल टू T हो गया था। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को उठाया था, कांस्टेंट आया था, या कांस्टेंट की वैल्यू मास पे डिपेंड करती थी, PV अपॉन T RM के बराबर था। और जनाब हमारे पास चेंज इन स्टेट की बात करते हैं तो P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2 के जनाब बराबर था। फिर हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में बातें जुबानी कलामी नहीं चलती है, मैथमेटिक्स में हमने चीज़ों को बाकायदा मैथमेटिकली प्रूव भी जनाब करना होता है। क्या करना होता है, हमने चीज़ों को मैथमेटिकली प्रूव भी करना होता है। तो हमने क्या किया था मेरे बेटा, हमने क्या किया था कि हमने एक सिस्टम को लिया था, उसमें बारी बारी सेपरेटली हमने पहले बॉयस लॉ को अप्लाई किया, उसके बाद जनाब क्या किया, हमने चार्ल्स लॉ को अप्लाई किया था। और उसको अप्लाई करने के बाद जनाब क्या किया था, हमने इन दोनों इक्वेशनों को जब मर्ज किया था, कंबाइन किया था, तो हमने देखा था कि हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आ गई थी। जल्दी जल्दी शॉर्टकट में देख लेते हैं। हमने एक सिस्टम लिया जिसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, प्रेशर को चेंज किया P1 से P2, वॉल्यूम हो गया Vx। चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयस लॉ इस्तेमाल किया था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 Vx के बराबर था। यहाँ से Vx की वैल्यू मालूम कर ली थी। और जनाब फिर उसके बाद दूसरे मरहले में हमने क्या किया था मेरे बेटा, सेकंड मरहले में हमने प्रेशर को रखा था कांस्टेंट, टेम्परेचर को चेंज किया था T1 से T2, वॉल्यूम तब्दील हो गया था, V2 से Vx हो गया, Vx से V2 हो गया था। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, हमने चार्ल्स लॉ को अप्लाई किया था। और चार्ल्स लॉ के अप्लाई करने के बाद हमने क्या देखा था कि Vx अपॉन T1 किसके बराबर हो गया था, V2 अपॉन T2 के बराबर हो गया था। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया था, कंपेयर किया था तो क्या देखा था कि P1 V1 अपॉन P2 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 के जनाब बराबर हमारे पास हो गया था। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया था। किसी को इश्यू हो तो लास्ट लेक्चर की वीडियो देख लीजिएगा, पूरा पीरियड हमने इसके ऊपर जनाब लगाया था। उसके बाद हमने एक और फॉर्म बनाई थी कि हमने देखा था कि हमारा ख्याल था कि PV अपॉन T RM मास पर डिपेंड करता है, मगर पता ही चला था कि मास पर डिपेंड नहीं करता बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। लिहाजा हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कांस्टेंट किया था। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हमने कांस्टेंट किया था तो कैसे कांस्टेंट किया था, उसके लिए हमने मास को कंसीडर किया था मोल के अंदर। क्या किया था हमने, मास को कंसीडर किया था मोल के अंदर। जब मोल की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाते हैं। जब मोल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास सेम हो जाती है। क्योंकि एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होती है। इसका नाम एवोगैड्रो नंबर होता है। किसी भी सब्सटेंस एक मोल लेंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। जब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को सेम किया था, इक्वल किया था, बराबर किया था, तो हमने क्या देखा था मेरे बेटा, हमने क्या देखा था, हमने कि तमाम गैसों के लिए कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ गई थी। इसका नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रखा गया था। इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन होती है। याद रखिएगा, फिजिक्स में हम हमेशा SI यूनिट की बात करेंगे। फिजिक्स में क्या करेंगे मेरे बेटा, हमेशा हम फिजिक्स में वील ऑलवेज टॉक अबाउट SI यूनिट। फिजिक्स में हमेशा हम SI यूनिट की जनाब जो बात करते हैं। लिहाजा इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन हमारे पास होगी। वैसे मेरे बेटा अगर आपको याद हो केमिस्ट्री के अंदर आपने 0.0821 पढ़ी थी, मगर वो वैल्यू यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। यहाँ पर हम SI यूनिट की बात करेंगे। एक मोल की बात करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 होती है जूल पर मोल इनटू केल्विन। एक मोल के लिए PV अपॉन टी आर के बराबर होता है। 2 मोल होंगे 2R हो जाएगा, 3 मोल होंगे 3R हो जाएगा, N मोल होंगे NR हो जाएगा, PV इक्वल टू NRT हो जाएगा। फिर हमने एक और फॉर्म देखी थी जनाब कि अगर मास भी वेरी कर रहा हो, अगर हम मास की बात करते हैं और मास वेरी कर रहा हो यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास, चारों चीजें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास सब वेरी कर रहे हो, तो PV अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, या PV अपॉन T इज इक्वल टू KM होता है।
के कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो सैंपल टू सैंपल वेरी करती है, पीवी अपॉन टीएम के बराबर होता है। जब कोई चीज कांस्टेंट के बराबर होती है तो उसकी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर होती है। जब कोई चीज कांस्टेंट के बराबर होती है तो उसकी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर होती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बेटा फार्मूला है। न्यूमेरिकल्स वगैरह हम जितने भी सॉल्व करेंगे वो सब इसी फार्मूले पे करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सॉल्व करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पर P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 पर, या PB इज इक्वल टू NRT, ये दो फार्मूले हैं जिन पर हमारे सारे न्यूमेरिकल बेस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स है, और फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल है, बगैर न्यूमेरिकल के फिजिक्स तो चलती नहीं है। बगैर न्यूमेरिकल के तो फिजिक्स हमारे पास चलेगी नहीं, न्यूमेरिकल हमारे पास होते हैं। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जनाब। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, मैंने जल्दी जल्दी 7-8 मिनट लगाकर सब रिवाइज करा दिया। कोई सवाल तो किसी के पास नहीं है भाई? है कोई सवाल? कोई सवाल है? नहीं है? चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब आता है एक और चीज जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है मेरे बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा, और न्यूमेरिकल के साथ साथ मेरे बेटा कुछ डेरिवेशंस होंगी, उन डेरिवेशन के अंदर भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा। इसकी वैल्यू एग्जाम में पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज के अंदर, एम कैट में, ई कैट में, हर जगह जनाब वाली वैल्यूज की आ सकती है। जो हमने वैल्यू मालूम की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो वैल्यू थी 1 मोल के लिए। जब हमने वैल्यू मालूम की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो वैल्यू 1 मोल के लिए थी। 1 मोल के मतलब है, 1 मोल के मतलब है क्या? 1 मोल के मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए है? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के लिए है। अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए, सुनना गौर से, तवज्जो देके ध्यान से, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करना चाहें, अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करना चाहें तो इसका नाम होता है क्या? अगर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने की कोशिश की जाए तो इसका नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी, इसका नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। the value of universal gas constant पर मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए वैल्यू मालूम करें, इसका नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। डेफिनेशन देख लो मेरे बेटा, क्या डेफिनेशन है? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर वन मॉलिक्यूल, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए समझ लो, फॉर वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, इसको मेरे बेटा के से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है क्या? फॉर्मूला इसका होता है क्या? के बराबर होता है आर अपॉन एन ए के। जो वैल्यू आर की होगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की होगी, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आर की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 के लिए, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के लिए है। अगर आर की वैल्यू को 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू एक मॉलिक्यूल के लिए निकल आएगी, जिसको कहा जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि आर की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ आर इज 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन, और ये एवोगैड्रो नंबर है एन ए, जो एवोगैड्रो नंबर है एन ए, इसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। अगर ये वैल्यू इस पर सब्सटीट्यूट की जाए, अगर ये वैल्यू इस पर सब्सटीट्यूट की जाए, ये 10⁻23 है। अगर लिखने में बाद दफा मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम, बहुत इश्यूज होते हैं। ये यहाँ पर क्या लिखा है? 10⁻23, 1023 नहीं है भाई, 10⁻23 है। 10⁻23 हमारे पास है, हम लिख देते हैं, हाथ के हाथ, परेशान मत हो। 10⁻23 हम जनाब यहाँ पर लिखे देते हैं। ये हमारे पास जनाब 10⁻23 हमारे पास हो गया है। और जब इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लेंगे, क्या करेंगे मेरे बेटा? इसको कैलकुलेटर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू, जब कैलकुलेटर से इसको मेरे बेटा डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू
1.38 इंटू 10 की पावर -23, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मॉलिक्यूल इंटू केल्विन, जूल पर मॉलिक्यूल इंटू केल्विन हमारे पास जनाब इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ लेना बात ध्यान से, गौर से, जो बात यहाँ समझने की लॉजिकल है वो बात आप समझ लो मेरे बेटा। क्या फर्क आ रहा है, जब आर की बात करते हैं तो यूनिट में मोल आता है, आर की बात करते हैं तो यूनिट में मोल आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं तो यूनिट में मॉलिक्यूल आता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं तो यूनिट में क्या आता है मेरे बेटा, मॉलिक्यूल आता है। क्या आता है मेरे बेटा, मॉलिक्यूल आता है। और जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करते हो तो मोल आता है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा, ये फर्क लिखते हुए ध्यान में रखिएगा। जो दिल चाहा लिख दिया ऐसा मत कीजिएगा, जो दिल चाहा जैसा लिख दिया ऐसा मत कीजिएगा। तवज्जो देके देख लो मेरे बच्चा, यहाँ पर मोल है और यहाँ पर मेरे बेटा मॉलिक्यूल है। एक जगह मोल है, दूसरी जगह हमारे पास क्या है मेरे बेटा, मॉलिक्यूल है। तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, वैल्यू याद होनी चाहिए। वैसे तो अमूमी तौर पे जनरली न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दे भी देते हैं बाज़ दफा ना, अगर ना भी दे तब भी आपको इसकी जरूरत पता, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज के अंदर ही पूछते हैं, बस यूनिट का ख्याल रखना। Now we are in position to go through to the numericals of the general gas equation and the gas laws. गैस लॉस के न्यूमेरिकल हम करने की पोजीशन में हैं। गैस लॉज हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के तो नन्हे नन्हे से मासूम से फार्मूले होते हैं, इनके सेकेंडरी लेवल पे क्या न्यूमेरिकल करें। बेसिकली जो न्यूमेरिकल हम करेंगे वो हम जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। जरा फार्मूलाज एक नजर आप देख लें। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, एक फार्मूला बॉयल्स लॉ का है, एक फार्मूला चार्ल्स लॉ का है। बॉयल्स लॉ कहता है क्या, बॉयल्स लॉ कहता है क्या, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ आपसे कहता है कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। चार्ल्स लॉ कहता है क्या, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 कहता है। जनरल गैस इक्वेशन के हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन फार्मूले बेसिकली। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वैसे इसकी जरूरत पेश आएगी नहीं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फार्मूला यकीन इस्तेमाल किए होंगे। हम जो फार्मूला बेसिकली यूज करेंगे वो ये वाला फार्मूला होगा। कौन सा, P1 V1 अपॉन T1 M1। P1 V1 upon T1 M1 is equal to P2 V2 upon T2 M2. This is the formula we will use in second level. इन अगर चारों फार्मूलों को आप गौर से देखें, ये फार्मूले कहलाते हैं चेंज इन स्टेट फार्मूले। 1 2 है ना, P1 V1 P2 V2 T1 T2 V1 V2 M1 M2, ये कहलाते हैं आपके चेंज इन स्टेट फार्मूले। जब चेंज इन स्टेट फार्मूले की बात करते हैं तो ये यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं। जब चेंज इन स्टेट के फार्मूले की बात करते हैं तो यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं एज लॉन्ग एज द यूनिट ऑन बोथ साइड्स आर सेम। दोनों तरफ यूनिट क्या होनी चाहिए मेरे बेटा, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों तरफ यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। These formulas are change in state formulas and must have same unit on both sides. तवज्जो देना गौर से बेटा, must have same unit on both side। दोनों जानिब जो यूनिट है मेरे बेटा क्या होनी चाहिए, शाबाश, दोनों जानिब यूनिट सेम होनी चाहिए, वॉट एवर बी द यूनिट। वॉल्यूम की बात करते हैं, मीटर होता है, मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है। आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, बशर्ते कि जो यूनिट P1 की है वही P2 की हो, जो V1 की यूनिट है वही यूनिट V2 की हो। दोनों जगह यूनिट सेम होनी चाहिए, मगर एक बात कंडीशनल है कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। टेम्परेचर मस्ट बी, टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन। जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मेजर करेंगे। हाउएवर द टेम्परेचर इज ऑलवेज 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 मेजर्ड इन केल्विन। जो टेम्परेचर होगा मेरे बेटा, ये बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। शायद किसी के जहन में सवाल आया कि सर स्पेसिफिक हीट के अंदर तो जब दिल चाहता था सेंटीग्रेड भी बोल दे, केल्विन भी बोल दे। स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल में जो किए थे न्यूमेरिकल हमने, थर्मल एक्सपेंशन के हमने न्यूमेरिकल किए थे, वहां आपने देखा था कि सेंटीग्रेड केल्विन दोनों चला दिए थे मैंने। इसलिए चला दिए थे कि वो चेंज इन टेम्परेचर था। क्या था मेरे बेटा, बताया था, समझाया था आपको कि जिस भी फार्मूले में डेल्टा टी आएगा, जिस भी फार्मूले में डेल्टा टी आएगा वो सेंटीग्रेड केल्विन इररिलेवेंट है। मगर जब सिर्फ टी होगा
पूरी किताब में कभी भी कहीं भी, पूरी बुक में कभी भी कहीं भी अगर टेम्परेचर सिर्फ टी होगा, सिर्फ टी बेटा अगर टेम्परेचर होगा, तो दैट मस्ट बी इन केल्विन, उसका केल्विन में होना लाजमी है, बगैर केल्विन के नहीं चलेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जो पीवी इक्वल टू एनआरटी हमारे पास फार्मूला है, ये हमेशा एसआई यूनिट में इस्तेमाल होगा। समझ लो बात ध्यान से, गौर से। जो फार्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, दिस फार्मूला इज वैलिड, दिस फार्मूला इज वैलिड, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर एस आई यूनिट ओनली। ये सिर्फ एस आई यूनिट में चलेगा। वॉल्यूम की एस आई यूनिट समझ लो मेरे बेटा गौर से, वॉल्यूम की एस आई यूनिट मीटर क्यूब होती है। द एस आई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो इसमें हमेशा मीटर क्यूब होना चाहिए। प्रेशर की एस आई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। आगे चल के मैं भी आपको और यूनिट बताता हूँ, आगे चल के आपको और यूनिट भी बताएंगे अभी, मगर ये फार्मूला जब भी लगेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जब भी फार्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगेगा, वॉल्यूम लाजिम 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 है कि मीटर क्यूब में हो, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो, टेम्परेचर केल्विन में हो। आर तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। समझ लो बात गौर से कि यहाँ पर जो यूनिट है ना बेटा आर में, जो हमारे पास यूनिट आर में इस्तेमाल की गई ना बेटा, ये यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट है। जब एक ऐसा यूनिट है तो सारी ऐसा ही होनी चाहिए। जब एक एस आई यूनिट है तो सारी यूनिट हमारे पास एस आई यूनिट होनी चाहिए। जो स्मॉल एन हमें गिवन है, जो स्मॉल एन हमें गिवन है, इसका नाम होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल। क्या नाम होता है? नंबर ऑफ ग्राम मोल इसको कहा जाता है। और इसका फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जो मोल हमारे पास होता है ये ग्राम मोल होता है। एक और बात ख्याल रखना, मास की एस आई यूनिट किलोग्राम होती है। मास की एस आई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, मगर जो मोल होता है ना वो ग्राम मोल होता है। जो मोल होता है वो ग्राम मोल होता है। मोल को अगर मास में कन्वर्ट करेंगे, ये फार्मूला है, मोल को मेरे बेटा अगर मास में कन्वर्ट करेंगे, जो फार्मूला आपके पास मौजूद है, जब मोल को मेरे बच्चा मास में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ मास हमेशा ग्राम में होगा। मास किसमें होगा बेटा? हमेशा मास हमेशा आपके पास ग्राम के अंदर मास होगा। मास हमेशा आपके पास किसमें होगा मेरे बेटा? ग्राम के अंदर मास हमारे पास होगा। ये ख्याल रखना। आगे चलते हैं, अब जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। जो यूनिट आपको अवेयरनेस यूनिट की होनी चाहिए। वॉल्यूम की बात करते हैं, कई होती है हमारे पास यूनिट। मीटर क्यूब होती है जो ऐसा यूनिट है, मीटर क्यूब होती है जो ऐसा यूनिट है। इसके अलावा सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्या होती है मेरे बेटा? सेंटीमीटर क्यूब होती है। उसके अलावा डेसीमीटर क्यूब होती है। ये आपने जो समझने की बात है, जो आपने ध्यान में रखना है कि हम कंसर्न कर रहे हैं किस पे? ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मीटर क्यूब होगी। रिलेशन होता है 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, टॉर भी हो सकती है। इसमें से याद रखना मेरे बेटा, इसमें से याद रखना मेरे बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होती है? ऐसा यूनिट हमारे पास होती है। फिजिक्स के अंदर बेशतर जगहों पर हम ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। रिलेशन देख ले, 1 एटमॉस्फेयर में 760 टॉर होते हैं। 1 एटमॉस्फेयर में 760 टॉर होते हैं, या 1.01 10 की पावर 5, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास जनाब जो होता है। ये ध्यान में रखिएगा। बेशतर न्यूमेरिकल के अंदर आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे, प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर के अंदर गिवन होता है। अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आपने प्रेशर जहां भी 1 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है वहां पर 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। बिफोर वी गो फर्दर एंड स्टार्ट द न्यूमेरिकल रिलेटिंग टू दिस फार्मूलाज, वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द एसटीपी। एसटीपी का भी नाम सुना होगा आपने। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसकी वैल्यू जरा देख ले मेरे बेटा। जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। जो स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर होता है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। पक्का याद होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और उसके साथ साथ मेरे बेटा जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन।
तो टेम्परेचर हमारे पास होता है वो 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो इररेलेवेंट है, इसलिए कि हम न्यूमेरिकल जब भी करेंगे टेम्परेचर हमेशा केल्विन के अंदर हमारे पास होगा। तो ये जो स्क्रीन सामने आपके पास मौजूद है, ये बेसिकली आपकी तैयारी है। खाना पकाने जाते हैं ना मेरे बेटा, तो पहले सब मसाले जमा करते हैं, मसाले जमा कर लेंगे तो खाना पकाना आसान है। अब खाना पकाने बैठ के नमक ही नहीं घर में, तो बिरयानी का तो सत्यानाश हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूमेरिकल को करने से पहले, जब भी न्यूमेरिकल शुरू करने जाएं, तो हमेशा पहले एक गो थ्रू कर लिया करें, सारे फार्मूले ध्यान में रिमाइंड कर लिया करें, रिलेशन रिमाइंड कर लिया करें, यूनिट देख लिया करें, फिर न्यूमेरिकल करने बैठा करें, तो फिर आपको आसानी रहेगी, बहुत सहूलत से काम हमारा हो जाएगा। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल। अब मेरे बेटा हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट बाय द फर्स्ट न्यूमेरिकल। The numerical we have, calculate the volume occupied by 1 mole of a gas at STP. Calculate the volume occupied by 1 mole of a gas at STP. अब न्यूमेरिकल देखते हैं तो पता चलता है, आपके जहन में होता है न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज गिवन होंगी। न्यूमेरिकल फॉर्म में न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसके अंदर वैल्यूज गिवन होंगी, जो नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल की फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। आपने फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इस फार्मूले को, जब इस सवाल को आप देखते हैं तो बज़ाहिर नजर ही आता है कुछ भी नहीं है। बगौर देखें तो वैल्यूज तो इसमें कोई न्यूमेरिक लिखी हुई नजर आ नहीं रही है, न्यूमेरिक वैल्यूज तो इसमें लिखी हुई नजर आ नहीं रही हैं। मगर आप गौर से तवज्जो से देखें तो इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चीजें गिवन है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चीजें गिवन है। कैसे गिवन है देखते हैं बेटा। एक तो 1 मोल गिवन है। 1 मोल के मतलब, मोल कहते हैं एन को, तो एन की वैल्यू तो 1 हो गई। सेकेंडली हमने लफ्ज यूज कर लिया एसटीपी। सेकेंडली हमने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया एसटीपी। जब एसटीपी जैसे ही बोला तो उसका मतलब टेम्परेचर फिक्स हो गया 273। जैसे ही हमने एसटीपी बोला, टेम्परेचर हमारा फिक्स हो गया। कितना फिक्स हो गया? टेम्परेचर हमारा फिक्स हो गया 273। प्रेशर मेरा फिक्स हो गया कितना? 1.01 10 की पावर 5। एसटीपी में स्टैंडर्ड जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एसआई यूनिट लेंगे, ख्याल रखना। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। प्रेशर है कितना मेरे बेटा? 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए एसटीपी कहाँ से आया? एसटीपी से आया। कहाँ से आया? ये वैल्यू मेरे पास आई है, ये दोनों। और जो टेम्परेचर है कितना मेरे बेटा? जो टेम्परेचर हमारे पास है 273 केल्विन है। ये दोनों वैल्यू हमें कहाँ से पता चली? ये दोनों वैल्यू हमको पता चली एसटीपी से। कहाँ से मेरे बेटा? ये दोनों वैल्यू हमको पता चली एसटीपी से। जैसे ही एसटीपी बोलेंगे, जैसे ही आपको एसटीपी बोलेंगे, इसका मतलब होता है कि आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वैल्यू गिवन है। उसके उसके बाद हमें नंबर ऑफ ग्राम मोल भी गिवन है, एन भी गिवन है। और ये ग्राम मोल ही लेंगे फार्मूले के अंदर, ग्राम मोल ही लेंगे। हालांकि ग्राम एसआई यूनिट नहीं है, हालांकि ग्राम एसआई यूनिट नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे मेरे बेटा? यहाँ पर ग्राम मोल ही लिया जाता है। जो फार्मूला है वो ग्राम मोल के लिए। और मेरे बेटा जो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी मेरे बेटा? 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन। 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन है। रिक्वायर्ड क्या है? वॉल्यूम मालूम करना है। क्या मालूम करना है? वॉल्यूम हमने मालूम करना है, क्योंकि स्टेट तो चेंज नहीं हो रही, सिंगल स्टेट है। तो फार्मूला जो हमारे पास इस्तेमाल होगा, जो वर्किंग फार्मूला हमारे पास है, कौन सा बेटा वर्किंग फार्मूला है? वर्किंग फार्मूला हमारे पास है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होगा मेरे बेटा? स्टेट तो चेंज नहीं हो रही ना, स्टेट चेंज होती तो लगाता ना P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। स्टेट तो एक ही है। सिंस वी हैव सिंगल स्टेट, तो फार्मूला हमारे पास होगा PV इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ से V को सेपरेट कर लेते हैं। V चूंकि हमने मालूम करना है, तो V किसके बराबर हो जाएगा? एनआरटी अपॉन P के बराबर हो जाएगा। क्या होगा मेरे बेटा? एनआरटी अपॉन P के जनाब बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेरे बेटा अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना। कैलकुलेशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। एन की जगह 1 रख दिया, आर की वैल्यू पुट कर दी, 273 रख दिया, और पी की जगह पर क्या था? 1.01 10 की पावर 5। ये चूंकि टाइपिंग बड़ा इशू हो जाता है, खसूसन पावर पॉइंट के ऊपर फ्रैक्शन हो, अपॉन हो, तो वहाँ पावर लिखना बड़ा मसला होता है। तो बाद दफ़ा कोशिश तो हजा करते हैं, बाद दफ़ा रवानी में रह जाता है। तो ये 10 5 नहीं है, इनफैक्ट ये हमारे पास 10 की पावर 5 है। क्या बेटा हमारे पास? ये 10 की पावर 5 हमारे पास जनाब ये मौजूद है। ऊपर 10 की पावर 5 कैलकुलेटर में आप देख लीजिएगा, कैलकुलेटर में लिख लीजिएगा। जब कैलकुलेटर से इसको मेरे बच्चा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0224।
0.0224। अब यूनिट मैंने यहाँ पे क्या लिखी, जो अहम बात मेरे बेटा है कि यहाँ पर जो यूनिट मैंने लिखी है वो यूनिट मैंने लिख दी कौन सी, यूनिट मैंने यहाँ पर लिखी है मीटर क्यूब। क्या लिखी बेटा यूनिट मैंने, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल एस आई यूनिट में सॉल्व होता है। ये पूरा जो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होता है, द होल न्यूमेरिकल इज सॉल्व्ड इन एस आई यूनिट। जो पूरा न्यूमेरिकल आपके पास है, जो होल न्यूमेरिकल आपके पास है, वो एस आई यूनिट में हमारे पास सॉल्व होता है। कहाँ सॉल्व होता है मेरे बेटा, एस आई यूनिट में हमारे पास सॉल्व होता है। लिहाजा, और आपको शुरू में बता दिया मैंने, इन द प्रीवियस स्क्रीन, लास्ट स्क्रीन में बता दिया मैंने आपको कि जब वॉल्यूम के एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या होती है, वो मीटर क्यूब होती है। थोड़ा सा अगर आपको याद पड़ रहा हो, इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का नाम होता है मोलर वॉल्यूम। जब आपको केमिस्ट्री में याद हो तो आपने कहा था 22.4 डेसीमीटर क्यूब, याद आया कुछ? केमिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे थे, इसका नाम मोलर वॉल्यूम भी था, जिसको 22.4 वैल्यूज की होती है, मगर वहां डेसीमीटर क्यूब में होती है। यहाँ वैल्यू किसके अंदर है, मीटर क्यूब के अंदर हमारे पास वैल्यू है। 0.0224 होगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा, वही 22.4 हो जाएगा। तो ये भी यूनिवर्सल वैल्यू है, फिक्स वैल्यू। कोई भी गैस होगा, उसका 1 मोल अगर होगा तो उसका वॉल्यूम 0.224 मीटर क्यूब होता है, या 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल भी आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में शायद आपने किया हुआ हो ना। रिजल्ट लिख देंगे बेटा इसके बाद। वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया वो जनाब किसके, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 0.224 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास होता है। इसमें कोई सवाल नहीं होगा, सिंपल सा सवाल है। बस ख्याल रखना यूनिट्स का, इसमें जो घपलेबाजी होती है ना वो यूनिट्स पे होती है। इसमें जो घपलेबाजी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, वो यूनिट पे हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, ये आया था जनाब अली, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, थोड़ा सा एक सवाल मुझे लग रहा है कुछ आगे पीछे हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, कैलकुलेट दी डेन, बल्कि एक मिनट, सॉरी, सही थे हम पीछे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो हम सवाल कर रहे थे, सॉरी फॉर दैट, सेम सवाल था, ये आया था सवाल सन 2000 में, 2000 में सवाल हमारे पास आया था। साल 2000 है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सेम सवाल है, बस जो हमने एसटीपी कहा था, जो हमने एसटीपी कहा था, यहाँ इन्होंने एसटीपी कहने के बजाय आपको क्या कह दिया, एक तो टेम्परेचर दे दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर दे दिया कितना मेरे बेटा, प्रेशर दे दिया 1 एटमॉस्फेयर। हमने लफ्ज एसटीपी यूज किया, हमने लफ्ज क्या यूज किया, एसटीपी इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या किया, वैल्यू दे दी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और जनाब इसका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। 2000 का सवाल है ये, ईयर 2000, आज से 20 साल पहले सवाल आया था ये। एक बात समझ ले कि आप इस चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल है कि नंबर आते आते 10-12 साल लग जाते हैं भाई। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं, प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर नहीं चलेगा, 1 एटमॉस्फेयर नहीं चलेगा, टेम्परेचर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को जाने दिया, नहीं चलेगा, समझ लो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर लगाना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर लगाना है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसके बगैर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके लिए लाजिम है कि आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जनाब लगाने के लिए आपको लाजिम है, जब भी अगर आपने ये लगाना है तो प्रेशर आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। किस पर होना चाहिए बेटा आपका प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर आपके पास होना चाहिए, तभी ये लगेगा, वरना ये फार्मूला वैलिड नहीं है। इसका खसूसियत से ख्याल रखना, इसका खसूसियत से ख्याल रखना, प्रेशर जब भी लोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे। टेम्परेचर गिवन था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं चलेगा, इसको लाजमी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 ऐड करते हैं, पहले पढ़ाया आप लोगों को। टेम्परेचर हमें जो यहाँ गिवन है वो सेंटीग्रेड में गिवन है, नहीं चलेगा सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करेंगे, 283 हो जाएगा। ग्राम मोल तो गिवन है, 1 है, आर की वैल्यू भी फिक्स है, वॉल्यूम हमको मालूम करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, द सेम क्वेश्चन वी हैव डन बिफोर। हमने सेम सवाल किया, बिल्कुल वैसे ही है। कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर दी है, 1 हो गया, 8.314 है,
पिक्चर की जगह पर 283 आ गया है। अगेन यहाँ पर 10 की पावर 5 है। अगेन यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर 5 है। एक तो ये बड़ा मसला टाइपिंग का, आगे पीछे कॉपी करते हैं ना तो बाद दफा ऐसा इशू हो जाता है। अगेन यहाँ पर हमारे पास मेरे बेटा 10 की पावर हमारे पास जो 5 पावर है, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेना। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मेरे बेटा, मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ कि मैं तो आंसर यहाँ लिख देता हूँ, मगर आप बेहतर ये है कि घर पे कैलकुलेशन किया करें। लास्ट टाइम में किसी ने मेरे को मेंशन किया था कि जनाब एक आध हमने कैलकुलेशन की थी, वो गलत थी। ठीक है, वो हो जाता है, टाइपिंग के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, आपको अंदाजा नहीं है, उसमें छोटी मोटी मिस्टेक टाइपिंग हो जाती है, आप दोबारा कर लिया करें। बल्कि एक दो न्यूमेरिकल में पीछे भी देख रहा था, लीनियर एक्सपेंशन के भी एक दो न्यूमेरिकल के अंदर मिस्टेक हमने की हुई थी, गलत काम किए हुए थे हमने। मैं लिख देता हूँ, ऐड हमने किया था, ऐड गलत किया हुआ था, वो 6000 होना था, हमने 5000 लिखे हुए थे। वो जरा पीछे चेक करके देख लीजिएगा, जितनी भी कैलकुलेशन है, तमाम कैलकुलेशन मत छापा करें, जो मैं दे रहा हूँ स्क्रीन पर ये मत छापा करें, अपने पास से सॉल्व करें। ठीक है, मैच हो गया तो सही है, नहीं मैच करता तो मुझे व्हाट्सएप करके कंफर्म कर ले कि सर ये कोई इशू आ रहा है। वॉल्यूम आ गया 0.223 मीटर क्यूब, हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, रिजल्ट हमने लिख दिया है, बिल्कुल सेम सवाल था, कुछ ज्यादा इश्यूज के अंदर नहीं था। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल जरा इंटरेस्टिंग है, मजे का है, नया है न्यूमेरिकल, पहले कभी इस तरह का न्यूमेरिकल किया नहीं होगा आपने, है तो वही तो आगे पीछे किया होगा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी पर हमने क्या करना है, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को मालूम करना है। एक और चीज जो हमें गिवन है मेरे बेटा, क्या गिवन है, एक और चीज हमें गिवन है, वो गिवन है एसटीपी। क्या गिवन है बेटा, हमको एसटीपी गिवन है। क्या मालूम करना है, तवज्जो से गौर से देखना, मालूम क्या करना है, इस मर्तबा मालूम करनी है डेंसिटी। क्या मालूम करनी है मेरे बेटा, डेंसिटी हमने मालूम करनी है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, कहीं साइड में लिख देते हैं आपको, कि मेरे बेटा जो डेंसिटी हमारे पास होती है, वो डेंसिटी बराबर किसके होती है मेरे बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। और देख लो मेरे बेटा, तो ये जनाब m डिवाइडेड बाय v के बराबर होती है, ख्याल रखना, ये डेंसिटी हमारे पास होती है। डेंसिटी हमने मालूम करनी है। डेंसिटी के लिए खास सिंबल होता है जिसको रॉ रीड करते हैं, एक खास सिंबल होगा, पी जैसा होता है, इसको रॉ रीड करते हैं, अभी सामने आपके आएगा, देख लीजिएगा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, डेटा की बात करते हैं। जैसे ही एसटीपी कहा, दो चीज तो मालूम है, जैसे ही एसटीपी कहा है वैसे ही दो चीजें आपको पता है। कौन सी दो चीजें पता है मेरे बच्चा, कौन सी दो चीजें पता है मेरे बेटा, एक आपको प्रेशर पता है, एक आपको टेम्परेचर पता है। एक प्रेशर पता है, एक टेम्परेचर पता है, दो तो फिक्स है। जब एसटीपी कहा है तो एसटीपी के मतलब है प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है। और एक चीज आपको और पता है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग से देखिएगा, एक चीज आपको और पता है, और वो पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। पता है ना भाई, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 2 होता है। अगर ऑक्सीजन लिखा होता तो 32 होता, नाइट्रोजन लिखा होता तो 28 होता। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 2 होता है। उसके बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन होती है हमारे पास वैल्यू। रिक्वायर्ड की बात करते हैं, वॉल्यूम हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारे पास फार्मूला होता है, मगर एन जो होता है नंबर ऑफ मोल, जो एन हमारे पास होता है, जो नंबर ऑफ मोल हमारे पास होता है मेरे बेटा, समझ लो, बात ध्यान से गौर से देख लो, कि जो एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल होता है वो एम अपॉन एम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एम अपॉन एम के बराबर होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोल के। इसमें दो तीन चीजें ट्रिकी ना समझना, लिहाजा इस एन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, जो एन यहाँ लिखा था मेरे बेटा, जो एन मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ था, इस एन की जगह पर हम लगा सकते हैं क्या, जो एन यहाँ लिखा था ना मेरे बेटा, इस एन को हटा देंगे, इस एन की जगह पर क्या लगा देंगे, एम अपॉन एम लगा देंगे। क्या करेंगे, इसकी जगह पर एन हटा देंगे, इसकी जगह पर क्या लगा दोगे मेरे बेटा, इसकी जगह पर लगा दोगे एम अपॉन एम लगा देंगे इसकी जगह पर। क्या हो जाएगा फार्मूला, फार्मूला हमारे पास हो जाएगा पीवी इक्वल टू एम अपॉन एम आर टी, एम अपॉन
MRT हमारे पास हो जाएगा। याद रखना मैंने डेंसिटी मालूम करनी है। क्या मालूम करना है मेरे बच्चा? मैंने डेंसिटी मालूम करनी है, और जब डेंसिटी मालूम करनी है तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। लिहाजा यहाँ से मास अपॉन वॉल्यूम को अलग करेंगे। किसको अलग करेंगे मेरे बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम को यहाँ से अलग किया जाएगा। ये मेरे बेटा यहाँ पर चांद मेरे m है, यहाँ पर मेरे बेटा v है। हम इस m और v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ कर लेंगे, बाकी चीजें एक तरफ कर लेंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये m v यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया। r और t मल्टीप्लाई हो रहे थे, क्या हो गया बेटा? वहां जाकर डिवाइड हो गए। जो r और t हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई की शक्ल में थे, ये r और t क्या हो गया मेरे बेटा? वहां जाकर जो r और t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ जाकर मेरे बेटा डिवाइड में हो गए हैं। ये m यहाँ डिवाइड हो रहा था, क्या हो गया मेरे बेटा? दूसरी जानिब जाकर ये मल्टीप्लाई की शक्ल में ये हमारे पास ऊपर चला गया। पी एम अपॉन आर टी इक्वल टू एम अपॉन बी। जो m अपॉन v है वो किसके बराबर होता है? जो m अपॉन v है मेरे बेटा, वो m अपॉन v तो डेंसिटी के बराबर होता है। जो सिंबल लिखा है ना p जैसा है, इसको पढ़ते हैं रॉ। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको मेरे बेटा रॉ इसको रीड किया जाता है, ROW। रॉ इसको रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं? इसको रॉ रीड करते हैं। m अपॉन v रॉ के बराबर होता है। लिहाजा हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट बाकी है, 1.5 मिनट बाकी है। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन पी एम अपॉन आर टी किसके बराबर हो गया? पी एम अपॉन आर टी मेरे बेटा किसके बराबर हो गया? रॉ के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया मेरे बेटा? रॉ के बराबर हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। पी की जगह पर 1.01 10 की पावर 5 है। ये फिर 10 की पावर 5 है, ख्याल रखना यार। ये 10 की पावर 5 है, जरा ख्याल रख लेना। पता नहीं क्या हुआ है टाइपिंग के अंदर, समझ में नहीं आ रही बात। ये 10 की पावर 5 है, इसको पावर में लगा देना, ठीक है मेरे बेटा? ये 10 की पावर 5 है, ये पावर में आएगी, ठीक है जनाब? और जब कैलकुलेशन करोगे मेरे बेटा, इसका आंसर आ जाएगा कितना? 88.99 ग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ जो घपलेबाजी है ना बेटा, सुनना गौर से, यहाँ घपलेबाजी आ गई यूनिट के अंदर। वॉल्यूम तो होता है क्या? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है, मगर यहां मैंने ग्राम लिखा है। क्यों ग्राम लिखा है? इसलिए जो n था ना मेरे बेटा, ये n था ग्राम मोल। जो n मैंने यहां इस्तेमाल किया था, ये n मेरे पास ग्राम मोल था। क्या था मेरे बेटा? ये n ग्राम मोल था, लिहाजा मास पे ग्राम आया है। मोल जब भी कन्वर्ट करेंगे ग्राम में आता है। ये चलेगा तो नहीं आंसर में? आंसर तो हमें किलोग्राम में चाहिए। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। बट दिस इज नॉट SI यूनिट, क्योंकि ग्राम तो नहीं होता SI यूनिट के अंदर। मोल जब भी कन्वर्ट करोगे ग्राम में आएगा, ग्राम SI यूनिट होता नहीं है। लिहाजा मेरे बेटा 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.08299 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट 10 सेकंड बाकी है, 0.0889 ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इस घर में करना ये कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना किससे? ऑक्सीजन से। 32 हो जाएगा। पूरा सवाल ऐसे ही होगा, जहां मॉलिक्यूलर मास लिखा था वहां 32 आ जाएगा। और नाइट्रोजन से कर लेना, नाइट्रोजन करोगे तो 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। होमवर्क के लिए सवाल दे रहे हैं, ये सवाल घर पे कर लीजिएगा। क्लास इज अबाउट टू एंड, खुद ही जूम बंद कर देगा। जब तक है टाइम मैं बोल देता हूँ, यही सवाल है, इसको तब्दील कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। ऑक्सीजन की